मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे एक औरत के घर में बच्चा संभालने का काम मिल गया। मेरी मालकिन कहती कि बच्चे को अपने पास सुलाया करो। पता नहीं क्यों मालकिन बच्चे से प्यार क्यों नहीं करती थी। लेकिन एक रात मालकिन छत पर गई तो मैं भी चुपके से उनके पीछे गई। पर वहाँ के मंजर को देख मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं बांझ थी। मैं बेयकीनी से अपने घर के बंद दरवाजे को देख रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पति ने मुझे धक्के मार के इस घर से निकाला था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे पाई। दुनिया कभी भी किसी के लिए इतनी बुरी नहीं होती जितनी एक बांझ औरत के लिए हो जाती है। सारी जिंदगी साथ निभाने वाले, साथ जीने मरने की कसम खाने वाले मेरे पति ने आज आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मुझे घर से निकाल दिया है, वो भी रात के इस पहर जब गली के कुत्ते भी सो गए होते हैं। कुछ देर तक मैं फटी फटी आंखों से घर के बंद दरवाजे को देखती रही। फिर मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं अपने पति को मिन्नतें करने लगी कि मुझे अंदर आने दो। रात के अंधेरे में तुम अपनी जवान पत्नी को निकाल रहे हो। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? काफ़ी देर बेबसी से दरवाज़ा पीटने के बाद जब मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई तो मैंने सुनसान गली को देखा और सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ। बिना सोचे समझे मैं उस गली की तरफ निकल गई। गली सुनसान थी। कुछ मनचले मुझे देखकर आवाज़ें कसना शुरू कर दिया। मेरे कदम जो आराम आराम से उठ रहे थे, एकदम से उनमें तेजी आ गई। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ने लगी। मैंने देखा वो 3 लड़के थे और मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तेजी से चलती जा रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। चलती चलती मेन रोड तक पहुँच गई और तेजी से भागने लगी। भागते भागते मेरी सांस फूलने लगी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मेरा सर चकराने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं सड़क के बीचों बीच गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बड़े से बंगले में थी। मेरे सामने एक खूबसूरत औरत बैठी थी। मेरा सर अभी भी चकरा रहा था। मैंने उस औरत को सांवलिया नज़रों से देखा। उसने मेरी नज़रों का सवाल भांप लिया। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बहुत सुरक्षित हो। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? उसने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए दवाई लेने गई थी। दवाई लेकर जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। तुम सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मैंने कुछ लोगों की मदद से तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर पर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया और तुम्हें इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दी। तुम्हारा बीपी लो हो गया था। उसने मेरे बारे में और कुछ भी नहीं पूछा और कहा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाए तुम यहाँ पर रह सकती हो। 2-3 दिनों के बाद जब मेरी तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो मैंने उससे कहा कि अब तक आपने जो मेरे लिए किया मैं उसकी आभारी हूँ, पर अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने कहा, हाँ, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने घर से भाग कर शादी की थी। मेरे घर वाले अब मुझे अपनाएंगे नहीं। मैं अपने घर वालों के लिए उसी दिन मर गई थी जिस रात मैंने अपने बाप की चौखट फलांग कर अपने पसंदीदा शख्स के साथ भाग गई थी। और अब उसी शख्स ने आधी रात को मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि शादी के 4 साल बाद भी मैं उसे औलाद ना दे सकी। मेरी दुख भरी दास्तां सुनकर उस औरत की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम अब मेरे साथ रह सकती हो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस औरत की बात सुनकर मैं समझ गई कि ये मुझसे क्या करवाना चाहती है। जिस काम के लिए यह मुझे अपने घर नहीं जाने दे रही। मैंने उससे कहा, आप जो काम मुझे कह रही हैं मैं वो काम हरगिज नहीं करूँगी। मुझे सब समझ में आ गया है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। आप जैसी औरतें हम जैसी मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाकर उन्हें धंधा करने पर मजबूर कर देती हैं। सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप हमसे धंधा करवाना चाहती हैं और उन्हीं पैसों से आप लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती हैं। मैंने यह बात तो गुस्से से कही तो वो औरत मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, मैं तुमसे ऐसा कोई भी काम नहीं करवाना चाहती और ना ही मैं इस किस्म की औरत हूँ।
तुम्हें बस सारा दिन मेरे बच्चे की देख रेख करनी होगी। तुम बे औलाद हो, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती और मैं अपनी औलाद संभाल नहीं सकती। मुझे मेरे बच्चे के लिए आय चाहिए। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे बच्चे को संभालो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मुझे इतना अच्छा काम जो मिल गया था। मैं फौरन उसकी यह बात मान गई और सुकून से इस घर में रहने लगी। इस औरत का बच्चा सिर्फ 2 साल का था। मुझे उस बच्चे की देख रेख करनी थी। पर इस घर में रहकर मैंने एक बात नोट की कि उसकी माँ अपने बच्चे की तरफ देखती भी नहीं और ना ही उसे अपनी गोद में उठाती। यह कैसी माँ थी जिसके अंदर ममता नाम की कोई चीज भी नहीं थी। जब मुझे जैस जैसी औरत के अंदर ममता कूट कूट कर भरी थी, तो यह तो एक माँ थी जिसे कुदरत ने औलाद दी थी। खैर, मुझे इस औरत की निजी मामले से कोई लेना देना नहीं था। मुझे काम की तलाश थी। मुझे काम मिल गया और इस काम को मैं दिल से कर रही थी। इस घर में मैं बहुत सुकून से थी क्योंकि इस घर में कोई मर्द नहीं था, बस मेरी मालकिन और उनका बच्चा और गेट पर चौकीदार। लेकिन एक दिन जब मैं बच्चे को खाना खिला रही थी तो अचानक से एक शख्स बड़े रोब के साथ कमरे में आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो भी मुझे देखकर थोड़ा ठिठक गया। वह बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक था। उसकी उम्र 35 से 30 साल के बीच लग रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। थोड़ी देर दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा था और फिर मेरे पास आया और बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। उसे देखकर मैं समझ गई कि यकीनन यही बच्चे का बाप है। मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरी मालकिन ने मेरी घबराहट की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कोई शख्स अंदर आया है। मेरी मालकिन ने कहा, हाँ, वो मेरे पति हैं, बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। मालकिन ने यह बात मुझसे इस अंदाज में कही कि उन्हें देखकर मुझे हैरत हुई। वो सिर्फ अपने बच्चे से नाखुश नहीं थी बल्कि अपने पति से भी नाखुश थी। मालकिन भी हर वक्त खामोश रहती और उनके पति भी हर वक्त खामोश ही रहते। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। मैं उनका यह रिश्ता देखकर हैरान थी। जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में ऐशो आराम की सारी चीज़ें उपलब्ध थी, पर इन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था। साहब अपने बच्चे के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजार लेते, पर मालकिन को तो अपने बच्चे से कोई लगाव ही नहीं था। एक दिन मैंने अपनी मालकिन से पूछा कि यह आपकी मोहब्बत की शादी है। मेरे सवाल पर मालकिन ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और सहमति में अपना सिर हिला दिया। एक बार हैरान हुई कि दोनों को जब एक दूसरे से प्यार रहा होगा तभी तो शादी किए होंगे, अब ये दूरियां कैसी। कभी कभी तो मुझे इस घर में घुटन महसूस होती। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि बच्चे को अपने पास सुलाया करो। उनके कहने पर मैं बच्चे को अपने पास सुलाने लगी, पर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि आधी रात को बच्चे का पिता बच्चे के पास आता। मैं उन्हें देखकर डर जाती। मैं उन्हें मना करना चाहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी मोहताज थी। एक दिन दबे लफ्ज़ों में मैं मालकिन से बोली, आधी रात को मालकिन बच्चे के लिए मेरे कमरे में आती हैं। पर मालकिन को मेरी बातों का असर नहीं हुआ। अगर एक पत्नी को पता चले कि उसका पति उसकी जवान नौकरानी के कमरे में आधी रात को जाता है तो घर में तो फसाद हो जाते। लेकिन यहाँ तो मेरी मालकिन की कोई फिक्र ही नहीं। मेरी मालकिन रोज़ाना कुछ देर के लिए छत पर जाती। एक दिन मैंने सोचा कि चुपके से मैं उनके पीछे जाकर देखती हूँ कि आखिर छत पर क्या करती हैं। पर छत पर जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी मालकिन ऐसा भी क्या काम कर सकती थी। मैं भागती हुई मालकिन के पास गई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और गुस्से से कहा, आप होश में तो हो? आप ये क्या करने जा रही थी? आप छत से कूदकर अपनी जान लेना चाहती थी। आखिर क्यों? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका इतना छोटा बच्चा है, आपके पति हैं, इन दोनों का क्या होगा? मेरे इस सवाल पर मालकिन ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उन्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो काफ़ी देर तक मुझे पकड़कर रोती रही। फिर कुछ देर बाद मैंने बड़े प्यार से पूछा कि आखिर क्या बात है, आप अपनी जान क्यों लेना चाहती? अपने मन की बात मुझे बताइए, बताने से आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे इतना पूछने पर उन्होंने अपने आंसू साफ किए और अपनी ज़िंदगी की दास्तां मुझे सुनाने लगी। मेरी मालकिन की कहानी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैंने जब होश संभाला तो देखा मेरे माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं।
उनका लड़ना झगड़ना देख हम दोनों भाई बहनों को अच्छा नहीं लगता। हम चाह कर भी उनसे कुछ कह नहीं सकते थे। हम दो भाई बहन थे, एक मेरा भाई और एक मैं। पर मैं अपने बाप की बहुत लाडली बेटी थी। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी उम्र लगभग अभी 12 से 13 साल की हुई थी कि हमारे घर पर पापा एक 18 साल के लड़के को अपने साथ लेकर आए और कहा, आज से ये हमारे घर की देखभाल करेगा। उसका नाम आशुतोष था। आशुतोष के आने के बाद मेरे माँ बाप के बीच फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आशुतोष मुझे एक आंख नहीं भाता। वो खाना भी बनाता और घर की देखभाल भी करता। घर में झगड़ा होने की वजह से मेरे पापा को नशे की लत लग चुकी थी और मेरी माँ भी अपने गम में डूबी हुई थी। इसलिए वह ज़्यादातर अपना समय बाहर ही व्यतीत करती। वो शाम होते ही या तो टहलने या अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी और भाई भी पढ़ाई के बाद सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारते। अब घर में और आशुतोष अकेले होते थे। मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मैं जवान हो रही थी और एक जवान लड़के के साथ सारा दिन घर में रहती। धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे एहसास होने लगा कि मेरे घर में झगड़ों की फसाद आशुतोष ही है। वो मेरे माँ और बाप दोनों से एक दूसरे के खिलाफ भड़काता और दोनों के बीच झगड़े करवाता। धीरे धीरे करके मैं 18 साल की हुई तो पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी और अपने घर में आशुतोष की लगाई हुई आग को बुझाना चाहती थी। एक दिन मैं मौका पाकर किचन में गई जहाँ पर आशुतोष सब्जियाँ काट रहा था और इस वक्त घर में कोई नहीं था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे एक नज़र देखा और कहने लगा, यहाँ से चली जाओ। जैसे मैं उसे नापसंद करती थी वैसे ही वो भी मुझे नापसंद करता था। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा, मेरे घर में आग मत लगाओ वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मुझे देखते हुए कहा, क्या मतलब है इस बात का? मैंने उससे कहा कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरी बात का क्या मतलब है। तुम जो खेल मेरे माँ बाप के साथ खेल रहे हो इतने सालों से, तुम्हें क्या लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा? लेकिन मुझे पता चल गया है। मेरी बात सुनकर वह मुझे सर से पाँव तक देखा और कहने लगा, अब तुम बड़ी हो गई हो, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो। अपने काम से काम रखा करो और मुझे अपना काम करने दो। आइंदा तुम किचन में नज़र मत आना। तुमने मेरे काम में खलल डाला। मुझे खाना जल्दी बनाना है, तुम यहाँ से चली जाओ। आशुतोष मुझसे बचपन से ही इसी अंदाज में बात करता था क्योंकि जब वो इस घर में आया था तो मैं बच्ची थी, लेकिन आज उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं बच्ची नहीं रही। मैंने उससे कहा कि यह मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ जा सकती हूँ। तुम नौकर हो, नौकर बन कर रहो, घर वाले बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे लग रहा था कि उसका हाथ उठ जाएगा। उसने अपने आप पर काबू किया। अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ गई। मैंने कहा, तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले थे? मारो मुझे। थप्पड़ क्यों रुक गई? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे तैस दिलाना चाहा। मुझे यकीन था कि वो मुझे थप्पड़ नहीं मारेगा, लेकिन अचानक से उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारी इस घर में औकात क्या है? मैं गुस्से में थी कि अचानक मेरी नज़र कटिंग बोर्ड पर चली गई, जहाँ पर आशुतोष ने बहुत मजबूती से छुरी को पकड़ा हुआ था और उसकी हथेली खून से लथपथ थी। मैंने देखा जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा वही हाथ उसने जख्मी कर लिया था। मैं उसे देखकर घबरा गई कि कोई शख्स ऐसे कैसे हो सकता है कि खुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए। आशुतोष की यह हालत देखकर मैं डर गई और दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे इस बात से इतनी हैरत नहीं थी जितनी इस बात से हैरत हो रही थी कि उसने जिस हाथ से थप्पड़ मारा उसने वही हाथ जख्मी कर लिया। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं पूरी रात सिर्फ आशुतोष के बारे में सोच रही थी। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं कुदरत हमें उसी से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह मोहब्बत मेरे गले का फंदा बनने वाली है। अगली सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा आशुतोष के हाथ में पट्टी बनी हुई थी। वो मुझे देखते ही अपनी नज़रें झुका लिया। मैं कॉलेज के लिए निकल गई। जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मेरा सारा दिलो दिमाग सिर्फ आशुतोष की तरफ था। मैं ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोच रही थी। मैं कुछ ही दिनों में आशुतोष से मोहब्बत में गिरफ्त हो गई, जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक दिन वह किचन में था, मैं उसके पीछे चली गई और मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाई
और उससे लिपट कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने तुरंत मुझे खुद से अलग किया और बोला, मुझे मरवाओगी क्या? तुम्हारे घर वालों ने अगर यह सब देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा, तुम कैसे मर्द हो? मैं लड़की होकर धड़ल्ले से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ और तुम मर्द होकर इस कदर डरते रहे हो। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि एक मर्द मजबूर नहीं होता? मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे घर का नौकर हूँ और ये बात मैं नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने मुझसे नज़रें चुरा लीं और कहने लगा, तुम मेरे सामने मत आओ, तुम्हें देखकर मेरे जज्बात बहकने लगते हैं। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और जान से भी। मैंने कहा, मुझे यह सब कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे मुँह से सिर्फ अपने प्यार का इजहार सुनना चाहती हूँ। मेरे बहुत इशरार करने के बाद उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। बस यही लम्हा था कि पीछे से मेरे पापा आ गए और उन्होंने सारा मंजर देख लिया। मेरे पापा और मेरे भाई ने आशुतोष को इस कदर मारा कि आशुतोष लहूलुहान हो चुका था। मैं उस पर गिर गई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी माँ आ गई और वह मुझे मारने लगी। आशुतोष की हालत देखकर मैं डर गई और मैंने बेहोशी का बहाना बनाया। जब मैं बेहोश हुई तो मेरी सभी तरफ आ गई और मौका पाकर आशुतोष वहाँ से भाग निकला। वो ऐसा भागा कि दोबारा किसी के हाथ नहीं आया। इस बात को 1 महीना हो चुका था। मेरे माँ बाप ने जल्दी से मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। एक रात मैं सो रही थी कि मेरी खिड़की पर दस्तक हुई तो मैंने देखा आशुतोष था। वह मुझे लेने आया था। मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत को लताड़ते हुए आशुतोष के साथ भाग गई। हम दोनों ने तुरंत शादी की और 1 महीना साथ गुजारा। मेरे घर वाले मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। एक दिन उन्हें हमारा ठिकाना पता ही चल गया तो मेरे माँ बाप दोनों मुझे लेने एक साथ निकले, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह खबर मुझ पर कयामत की तरह गिरी थी। फिर मेरा भाई मुझे ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गया। मेरे भाई और आशुतोष के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। उसी हाथापाई में आशुतोष अपने आप को बचाने के लिए मेरे भाई को धक्का दिया। मेरा भाई सर के बगल जाकर गिरा। उसके सर में गहरी चोट लगी और अचानक मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। बस यह दिन मेरी दुनिया, मेरा मायका सब कुछ लुट चुका था। मेरे मायके में अब कोई नहीं बचा था। आशुतोष मेरे भाई को मारना नहीं चाहता था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ से यह सब हो गया। यह सब देखकर मैं बेसुध वहीं पर गिर पड़ी कि यह सब क्या हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस के डर से हम दोनों ने उसी रात अपने भाई को एक जंगल में जाकर गाड़ दिया। काफ़ी दिनों तक हम दोनों इसी सोच में गुम थे। फिर अचानक से मैं पेट से हो गई। हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। फिर आशुतोष मुझे मेरे माँ बाप के घर में लेकर आया, जो घर खाली पड़ा था। मेरे माँ बाप के जाने के बाद उनकी जायदाद की इकलौती वारिस मैं ही बची थी। मैंने और आशुतोष ने इस घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे पास बोलने को कुछ नहीं था। धीरे धीरे करके मेरे पापा के बिजनेस को आशुतोष ने संभाल लिया। 3 साल से मैं इस घर में जिंदा लाश बनकर रह रही हूँ। मैं हर रोज़ अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। आज मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की थी तो तुमने मुझे रोक लिया। मुझे ना तो अपने बच्चे से कोई लगाव है और ना ही अपने पति से। बस वही शख्स था जिसकी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया और आज यही शख्स मेरी नज़रों के सामने है, पर मुझे यह अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे घर वालों को नहीं मारा, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। वह कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, शायद कुछ गलत हो जाएगा। वह हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर लगाता है और वह सही कहता है। मालकिन ने अपनी कहानी सुना दी। उनकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हम जैसी लड़कियां, हाँ मुझ जैसी भी, हम जो अपने माँ बाप की चौखट को आधी रात जिस शख्स के आश्रय पर भाग जाती हैं, बाद में वही शख्स हम पर सारा इल्ज़ाम थोप देता है। हम जैसी लड़कियां जो खुद से ज़्यादा प्यार करने वाले अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी अनजान शख्स के साथ आधी रात को घर से भाग जाती हैं, वह कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे औलाद नहीं हुई। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी मालकिन को औलाद थी, लेकिन उन्हें अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं थी। मैं घर से दरबदर हो गई थी, लेकिन मेरी मालकिन तो घर के अंदर थी, अपने पति और अपने बच्चे के साथ थी, लेकिन बेसुकून थी। रात के अंधेरे में दोनों छत पर बैठी हुई अपने अपने दुखड़े रो रही थी। काश हम अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ती। प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह होता है।